क्लास है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेस्ट पेपर 8 है जिसका डिस्कशन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको पता है ये लिखा होगा, ये CF3, ये CF3, यहाँ पे CH, देन ये Cl2 लिखा होगा और इस पे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये OH माइनस क्या करेगा, इसी एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा। तो यहाँ से क्या होगा, CF3, देन यहाँ पे C, देन Cl और ये Cl हो जाएगा और ये 1 पेयर के साथ माइनस हो जाएगा। ये कार्बन आयन हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इनका माइनस ये इफेक्ट लग जाएगा और इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास, तो d ऑर्बिटल रेजोनेंस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कार्बन आयन जैसे इस अटैक करेगा फ्लोरीन यहाँ से लीव कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, CF2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये Cl2 हो जाएगा और ये E1 CB मैकेनिज्म को फॉलो कर लेगा, यहाँ पे कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये 46 हो गए। ठीक है, उसके बाद 47 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि इन E2 रिएक्शन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिपेलेनर। ये स्टेटमेंट राइट है। इन E2 रिएक्शन साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव्स बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का आप बोर्ड चेयर एंड बोर्ड फॉर्म साइक्लोहेक्सेन रिंग इज नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल्स, एक्चुअली इट एग्जिस्ट इन 2 इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन, चेयर एंड बोर्ड फॉर्म। तो आप इसका चेयर फॉर्म बना लीजिएगा और ग्रुप जो होगा लिविंग ग्रुप वो आपके एक्सियल पोजीशन पे रहेगा। तो इसका जो और लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट सही है। इवन रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय हॉफमैन रूल, ये गलत है। इवन CB रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय सेरज़ेफ रूल, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी सही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड है। 48 में क्या कह रहा है, 48 में ये बातें ऐसी लिखी हुई है कि ये pH, ये 48 में ये ऐसा लिखा हुआ है pH, यहाँ पे ये CH2 देन CH3, इन पे कहा गया है NBS के साथ रिएक्शन कराने के लिए NBS इन CCl4 और लाइट दिया होगा तो ये रेडिकल यहाँ फॉर्म करेगा, ये स्टेबल रेडिकल होगा। तो यहाँ पे ये pH देन CH और ये पोजीशन पे Br एंड देन यहाँ पे CH3 होएगा। उसके बाद कहता है कि अल्कोहलिक KOH के साथ इसको रिएक्शन करा लो। अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे, ये फंक्शनल अल्फा ये बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनाएगा pH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ये एस्टायरीन का प्रोडक्ट बना लेगा। ये प्रोडक्ट होगा एस्टायरीन। ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एस्टायरीन हो जाएगा। तो इसका आंसर देखना सही हो जाएगा। 49 के अंदर में क्या कहता है कि मिथाइल एक्राइलेट, 49 का स्ट्रक्चर ये होगा, मिथाइल एक्राइलेट, ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये CH, ये C डबल बॉन्ड O एंड देन OCH3, ये मिथाइल एक्राइलेट होगा। मिथाइल एक्राइलेट, आप इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे तो यहाँ पे टोटल इसमें 11 सिग्मा और 1 और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ये 49 हो जाएंगे। उस तरह से 50 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। तो मोस्ट स्टेबल एनाइन जो होगा 50 के अंदर वो ऐसा हो जाएगा, ये पोजीशन पे ये C, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, ये माइनस एंड देन यहाँ पे ये NO2 हो जाएगा,
इसका -m और -I इफेक्ट लग जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल यही होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। तो करेक्ट स्टेट में एनी काइरल कंपाउंड विथ सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन मस्ट हैव पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन इफ द कंपाउंड हैज R कॉन्फ़िगरेशन। गलत है। इफ एन ओपन चेन स्ट्रक्चर हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इट्स काइरल। तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट होगा। ऑल एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, ये बात सही है। उसके बाद अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स, सही बात है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो 2, 3 और 4 हो जाएगा। उसके बाद 50 में है क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन एयर के साथ कराओगे फॉस्जीन गैस बनेगा। तो X क्या हो जाएगा, फॉस्जीन गैस। यानी 52 में ये 52 यहाँ पे 52 फॉस्जीन गैस बनाएगा। यानी ये CO Cl देन ये Cl, ये X फॉस्जीन गैस होगा। और इस पे अगर यदि आप ये C6H6 बेंजीन, यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 लिखा होगा, अनहाइड्रस AlCl3 लिखा होगा एक्सेस में, तो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट PH, यहाँ पे CO एंड देन ये PH हो जाएगा। यानी ये बेंजोफिनॉल हो जाएगा, जिसका आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। उसके बाद 53 में क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ अनऑर्गेनिक कंपाउंड A with molecular formula C3H8O reacts completely with 2 moles of HI X and Y when Y boiled with aqueous alkali to form Z. Z answered the iodoform test। कंपाउंड A क्या होगा? तो यहाँ पे कंपाउंड A यानी 53 जो है उसमें कंपाउंड A CH3, यहाँ पे O, ये CH2, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा। इस पे आप HI की रिएक्शन कराओगे ना, तो ये CH3I प्लस ये C2H5 OH हो जाएगा। फिर इस पे रिएक्शन हो जाएगी तो ये आइडोइथेन बना लेगा। इस पर इक्वस क्या कहते हैं, बॉयल विद इक्वस अल्कलीस, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये अल्कोहल बना लेगा और ये अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी यहाँ पे इथेन हो जाएगा 53। उसके बाद C6H6 बेंजीन अल्कली फ्यूजन के साथ रिएक्शन कराओगे। 54 के अंदर क्या कहता है कि बेंजीन का रिएक्शन H2SO4 के साथ कराओगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। अल्कली फ्यूजन कराओगे तो फिनॉल बन जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल बना लेगा। उसके बाद यहाँ पे 55 में है बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन NaCN के साथ कराना होता है, तो ये बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन्स बनाएगा और फिर हाइड्रोलाइसिस करा दोगे। तो ये हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद 55 में हाइड्रोलाइसिस कराओगे 55 में, तो ये PH, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, देन ये COOH हो जाएगा और ये सेंटर कायरल हो जाएगा। इट्स ओके। तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2 ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये फंक्शनली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हो जाएगा। उसके बाद 56 में एक कंपाउंड दिया हुआ है। 56 में ये 56 है, इसमें लिखा हुआ है कि ये पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे ये CH3, तो ये पोजीशन पे इनकी रिएक्शन करानी होती है SiO2, तो इन्हीं पोजीशन पे रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रोडक्ट बना लेगा ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CO एंड देन ये CH3 हो जाएगा। इसी तरीके से 57 के अंदर में लिखा हुआ इथाइल एमीन ऑन हीटिंग विथ कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2, तो यहाँ पे इथाइल आइसोथायोसाइनेट बनाएंगे, HGS का ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, ये हॉफमैन मस्टरडाइल रिएक्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद नाइट्रोबेंजीन कैन प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
तो आप पहले क्या करो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करा करके आप इलेक्ट्रोफाइल तैयार कराओ नाइट्रोनियम आयन। तो इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रिक एसिड का जो एक्शन होगा वो एक बेस के तरीके से होगा। उसके बाद 59 में एक स्ट्रक्चर दी गई है, कहता है कि ये किस तरह से काम करता है, तो इसका ये फंक्शन करता है वैसोडाइलेटर की तरह। 60 में ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस NaCN बना देगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो ओके बाय। हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट नंबर 8 का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 68 है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का रिलेशन किससे है, तो एकदम सही, रदरफोर्ड मॉडल से इसका रिलेशन है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला पूछा जा रहा है। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला है R = R0 a⁻1/3। आपको पता ही है, तो आंसर बी करेक्ट हुआ। 62 क्वेश्चन कह रहा है द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस, तो आप देखते हो केवल पी ब्लॉक में ही नॉन मेटल मौजूद हैं और वहाँ मेटलाइड भी है, मेटल भी है, जबकि सारा एस ब्लॉक, सारा डी ब्लॉक मेटल का है, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट संख्या कम है, ये भी बात सही है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट 3d ऑर्बिटल्स आर फील्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा जो है आबा प्रिंसिपल का है और आबा प्रिंसिपल कहता है कि पहले जो है 4s भरता है फिर 3d भरता है, क्योंकि n+l रूल लगाएंगे तो यही स्टेटमेंट जो है गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 का रिलेशन है आयनिक बांड बनने की कंडीशन से। कोई आयनिक बांड या इलेक्ट्रोवैलेंट बांड तब बनता है दो एटम के बीच जब एक का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, दूसरे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो और कैटायन और एनायन के बीच बांड बन रहा है तो बांड एंथैल्पी या बांड एनर्जी की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। लेकिन आयनिक कंपाउंड क्या होंगे, आयनिक बांड क्या है, नॉन डायरेक्शनल। तो नॉन डायरेक्शनल है तो लैटिस बनाएगा और लैटिस बनाएगा तो लैटिस की एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहेंगे। तो इसका मतलब क्या क्या ज़्यादा होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा और लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो ये हमारा आंसर सी हो गया, जो तीनों को करेक्ट करता है। यहाँ पे पूछ रहा है परमानेंट डाइपोल मोमेंट दोनों ही मेंबर में किसमें है। तो आप देखो अगर हम स्ट्रक्चर डिराइव कर दें तो हमारे पास सारे आंसर में क्या क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है। जब हम SiF4 की चर्चा करते हैं तो SiF4 टेट्राहेड्रल है और यहाँ सारे ये डाइपोल हैं और ये डाइपोल जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस तरह से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के नाते डाइपोल मोमेंट यहाँ 0 हो जाएगा। दूसरा है NO2। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है तुम लोगों को तो पता ही है, ये स्ट्रक्चर है और इस तरीके से हम बात करते हैं और इसका मतलब यहाँ बेंट स्ट्रक्चर है। यही स्ट्रक्चर हमारा ओजोन का भी है। तो ओजोन का भी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो ये भी बेंट हो गया और ये देखो ये भी बॉन्ड पोलर, ये भी बॉन्ड पोलर और दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो आखिरी मॉलिक्यूल है ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीनियर है। तो ये दोनों डाइपोलों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ देखो ये क्या हुआ, तो अब ये देखो ये नॉन लीनियर है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट होने की वजह से यहाँ डाइपोल डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ इससे दिया तो इस तरह से ये हो गया। ओके, तो जो हमारा आंसर होगा तो कौन कौन पोलर है, तो NO2 भी पोलर है, ओजोन भी पोलर है, तो आंसर एक करेक्ट हो गया। 65 में देखें व्हेन कॉपर ओर इज मिक्स विद सिलिका इन रिवर्बरेटरी फर्नेस कॉपर मैट इज प्रोड्यूस। तो ये हमारा क्वेश्चन 65 है और 65 तो ये देखो कॉपर का ओर है कॉपर पाइराइट और कॉपर पाइराइट्स की चर्चा करेंगे तो कॉपर पाइराइट्स कहते हैं CuFeS2 को। तो जब हम CuFeS2 को रिवर्बरेटरी फर्नेस में सिलिका के साथ यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। सो रोस्टिंग जब हम कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे रिवर्बरेटरी फर्नेस में बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ जो है Cu2S और
FeS और बनने वाली गैस है SO2, ये निकल गई और हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो देखो Cu2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे और ये अपने आप आयरन 2 होगा, तो ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉपर मैट। आपको याद है कॉपर मैट। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो गया? तो पहला आंसर सही हो गया, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के कॉम्बिनेशन को हम कॉपर मैट कहते हैं। फिर क्वेश्चन है 66, व्हाई डज H+ आयन ऑलवेज गेट एसोसिएटेड विथ अदर एटम मॉलिक्यूल। तो जब हम ये क्वेश्चन है 66, तो ये हाइड्रोजन एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो H+ बनेगा। अब हाइड्रोजन एटम की बात करो तो यहाँ एक प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यही हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब यहीं पे चीज़ें बची हुई है। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन आयन को हम हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कह रहे हैं, और जब हम इस आयन की चर्चा करते हैं तो इसकी साइज जो है इस मीटर में होती है, और कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, तो वो 10 टू द पावर इस मीटर के ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है। ये देखो न्यूक्लियस के साइज के क्लोजर हो गया, तो जब न्यूक्लियस के साइज के क्लोजर हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ये अकेले कभी नहीं रहता है, एसोसिएटेड रहता है, और जो भी मिलेगा उसी के साथ ही, जैसे वाटर मिलेगा तो वाटर के साथ ये मिलके हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाएगा। ओके, क्वेश्चन देखो अगला, विच आर द मेटल कार्बोनेट आर मोस्ट स्टेबल। और ये सारे मेटल कार्बोनेट हैं ग्रुप नंबर 2 के, और डाउन द ग्रुप जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब बेरियम कार्बोनेट हमारा आंसर है। 68 है, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीक एसिडिक नेचर ऑफ BF3। तो BF3 के अंदर जो है बैक बॉन्डिंग है, p पाई बैक बॉन्डिंग, और p पाई बैक बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये हमारा BF3 है, और ये अपना लोन पेयर इधर देता है तो इसमें प्लस चार्ज आता है, ये माइनस चार्ज आता है, तो अपने p ऑर्बिटल से, फील्ड p ऑर्बिटल से इसके बैकेंड p ऑर्बिटल को देता है, डबल बॉन्ड बनता है, तो इसी बॉन्ड को हम कहते हैं p पाई बैक बॉन्ड। तो हमारा आंसर हो गया C करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फॉर्म 3 सीरीज ऑफ साल्ट। तो हमारा आंसर है H3PO4, क्योंकि ये देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 69, तो H3PO4 का जब आयनाइजेशन कराएंगे तो एक H+ आयन और H2PO4 माइनस बनाएगा, अगेन फर्दर आयनाइजेशन होगा तो HPO4 2 माइनस बनेगा, और फर्दर देखो एक और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो ये भी निकल गया, तो PO4 3 माइनस बना। तो इस एनायन के साथ एक साल्ट बनेगा, इस एनायन के साथ एक और साल्ट बनेगा, इस एनायन के साथ एक और साल्ट बनेगा, तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि 3 सीरीज ऑफ साल्ट बनेगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया इस लिहाज से ए। फिर पूछ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल कुछ का दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बताना है। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? तो BrO4 माइनस का है, तो इसी बार आप जो है अरेंज कर लो। 71 कर रहा है कि दिए गए 14 एलिमेंट जो कि एक्टिनाइड सीरीज में है, कौन सा इस सीरीज से नहीं बिलोंग करता है? तो ये देखो थूलियम जो आंसर डी है जिसका एटॉमिक नंबर है 69, ये हमारा आंसर है। फिर 72 कह रहा है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम इन फ्लोराइड इज दिस वन, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इन दिस वन क्यों? तो इसका आंसर ये है कि फ्लोराइड केवल कोवेलेंट बॉन्ड ही बना पाता है और सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और जबकि ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्डिंग टेंडेंसी है, तो डबल बॉन्डिंग टेंडेंसी है तो इस तरह से वो 2 यूनिट के साथ जुड़ जाता है। 73 में पूछ रहा है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑक्टाहेड्रल केस में ये दी गई है, तो इसी का टेट्राहेड्रल में क्या होगा? तो आप देखो ये रिलेशन है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है। डेल्टा टी इक्वल टू कितना है? तो 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, और 4/9 ऑफ डेल्टा ओ की वैल्यू गिवन है 18,000, आपने 9 से डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल था, रेशियो का बेस्ड है। अब यहाँ देखो इस दिए गए कंपाउंड में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। अब ये अगर आप क्वेश्चन को देखो तो सारे लिगेंड हैं मोनोडेंटेड,
PPH3 यानी ट्राइफिनाइल फास्फीन 2 बार है, अमोनिया 2 बार है, क्लोरीन 2 बार है, सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं, कुल संख्या 6 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और आंसर सी हो जाएगा। फिर अंत में पूछ रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक है। तो क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखो तो यहाँ पे Cr, चलो लिख देता हूँ CrH2O होल 6 और यहाँ है 3+, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। दूसरे वाले में आयरन वाले केस में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, D6 केस बन रहा है। अब CuH2O होल 6 और आप +2 ले रहे हो तो यहाँ D9 केस बन रहा है, यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जिंक H2O होल 4 है, होल 6 है सॉरी, और यहाँ पे 2+ है। अब ये D10 कन्फिग्रेशन है तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख रहे हो यहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हैं, तो यही सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। आसान सा पेपर था, ऐसा एग्जाम में आता भी है, सो हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी पेपर का डिस्कशन आपके सामने है। थैंक यू। 25 जून को टेस्ट हुई है, उस टेस्ट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 to 90। ओके, आइए 76 हम देखते हैं। लिखा हुआ है मेडिकल एक्सपर्ट्स जनरली कंसिडर्ड अ लेड लेवल ऑफ 30 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर of blood to pose a significant health risk। 1 deciliter 0.1 लीटर लिखा हुआ है, नहीं भी हो सकता है। एक्सप्रेस दिस लेवल एज द नंबर ऑफ PB एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ PB एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, और हम लोग जानते हैं देखिए कि यदि हम मास ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब यदि निकाल लें, और हम इसे मास को मोलर मास 207 से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ मोल्स होगा, और नंबर ऑफ मोल्स को 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही होगा। यानी मुझे मास ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब यदि निकाल लेते तो मेरा सवाल बन जाएगा। तो देखिए ये माइक्रोग्राम है, तो हम इसे माइक्रोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, तो 10⁻⁻6 ग्राम पर डेसीलीटर है, ये ग्राम और पर डेसीलीटर है। मुझे चाहिए सेंटीमीटर क्यूब के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये डेसीलीटर और ये लीटर, 1 लीटर 10⁻⁻1 डेसीलीटर कह सकते हैं। और अब आप बता दीजिए ये 1 डेसीलीटर 10⁻⁻1 लीटर लिखा हुआ है आपके, इसमें दिया हुआ भी है, और ये डेसीलीटर देखिए कैंसिल हुआ, इनटू करेंगे। अब आप बता दीजिए ये लीटर लिखेंगे, और ये सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये लीटर भी हटा दीजिए। अब आप इसे देखिए कैलकुलेट करेंगे, 30 इंटू 10⁻⁻6 और 10⁻⁻1 और ये 10⁻² यानी 30 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 30 इंटू 10⁻⁸ ग्राम लेड एटम्स है। तो अब आप 30 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 207 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 कर देंगे, तो यही वैल्यू आपका रिक्वायर्ड आंसर 8.72 इंटू 10⁻14 आएगा ये, और ए नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम ए ऑक्यूपाइज द कॉर्नर पोजीशन। ये कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, जैसे एक कॉर्नर पर है तो 1 कॉर्नर पर 1/8 होता है, और टोटल कॉर्नर कितना है 4, एंड बी ऑक्यूपाइज द फेस सेंटर्ड पोजीशन, और ये बी है, बी 1 फेस पर हाफ और टोटल फेस है 6। और फिर यहाँ पर कह रहा है इफ 1 एटम ऑफ द बी इज मिसिंग फ्रॉम 1 ऑफ द फेस, 1 फेस पर हाफ होता है तो इसमें से हाफ ऐसे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए कैंसिल कर देंगे तो ए, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, कॉर्नर 8 है तो ये हो गया ए, और बी यानी 3 -1/2 यानी हम लिखेंगे
A2B5, ये हमारा आंसर होगा। और A2B5 देखिए डी नंबर में है, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 78 में द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ A टू B इज डिफिकल्ट। A से B में कन्वर्जन कठिन है, ये लिखा हुआ है, लेकिन हम A को B में, B को C में और अगेन C को D में, देखिए A से ये C, C से D और D से B ये है, लेकिन मुझे कन्वर्ट ये करना है A टू B में, लेकिन ये डिफिकल्ट है, ये डायरेक्ट कन्वर्जन डिफिकल्ट है। तो मुझे कह रहा है कि हेंस इट इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग पाथ, हम इस पाथ से यहाँ पर पहुँचते हैं। कहा गया है, दिया हुआ है मुझे एस इंट्रॉपी चेंज ए से सी के लिए ये 50 यूनिट है, 50 यूनिट है, और इंट्रॉपी चेंज सी से डी के लिए इंट्रॉपी चेंज दिया हुआ है 30 यूनिट है। और आप देखिए बी से डी के लिए, बी से डी का इंट्रॉपी चेंज 20 है, तो डी से बी का -20 होगा। और आप ये कठिन है, आप मान लीजिए इसका x यूनिट होगा, x यूनिट होगा। तो अब आप बता दीजिए, आप जानते हैं कि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नेट एंट्रोपी जो होगा, यदि यहाँ से चलें और यहाँ पर पहुँचे तो नेट एंट्रोपी क्या होगी, 0। तो सबको जोड़ दीजिए, यानी ये 50 + 30 - 20 प्लस इस डायरेक्शन में आएंगे, इधर से इधर के लिए x है, तो इस डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, -x = 0। तो अब आप बता दीजिए ये 80 और -20 60 - x = 0, x = क्या आएगा, 60। दिस वुड बी योर आंसर्स, चेक कर सकते हैं आप, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर्स है। नेक्स्ट में 79 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए एंड बी आर आइडियल गैस, यानी दो आइडियल गैस है ए और बी। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। ए और बी के मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो, ये मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो दिया हुआ है आपको 1:4। चलिए, द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ ए और बी का जो वेट है WA और ये WB, ये दोनों बराबर है, मान लीजिए कुछ भी, ये x है, इक्वल वेट है, दोनों का वेट बराबर। चलिए पहले ये रहने दीजिए, इक्वल वेट है, दोनों बराबर है। और टोटल प्रेशर PT, टोटल प्रेशर आपका PATM ये दे दिया गया है। मुझसे पूछा गया है कि पार्शियल प्रेशर इन ATM ऑफ B इन द मिक्सर। तो B का यदि हम पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, तो हम लोग पढ़े हैं पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। तो B का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इनटू टोटल प्रेशर करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमको क्या करना है, दोनों का वेट बराबर है, तो अपनी मर्जी से x भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, दोनों के वेट को 1 ग्राम ले लेते हैं। A के मॉलिक्यूलर वेट को 1 और B के मॉलिक्यूलर वेट को 4, सिंपली हो जाएगा। यानी देखिए B का मास 1 अपॉन B का मॉलिक्यूलर वेट 4 मोल्स हो गया। ये A का मास 1 और A का मॉलिक्यूलर वेट भी 1 अपॉन 4 इंटू P कर देंगे। अब आप बता दीजिए 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, यानी ये हो जाएगा 5/4 कर दीजिए, 5/4 इंटू P हो गया, और ये 4 कैंसिल, यानी 1/5P, यानी P/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, ए नंबर करेक्ट आंसर है। 3 reactions having H2PO4 minus are given below, in which of the above does H2PO4 minus act as the acid? एसिड का मतलब है कि दैट्स कैन डोनेट प्रोटॉन्स। आप यदि बी नंबर ऑप्शन में देखें तो H2PO4 माइनस अपना H+ आयन H2O को दे रहा है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में सेकेंड जो होगा, बी ऑप्शन नहीं, सेकेंड जो होगा वो एसिड की तरह एक्ट हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर ओनली सेकेंड होगा और किसी में नहीं हो रहा है। pK ऑफ वीक एसिड HA and pKb of weak base BOH is 3.2 and 3.4 respectively. The pH of their salt AB solution is। देखिए वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट का पीएच हम पढ़ चुके हैं, केवल और केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और उसके पीएच के लिए जो फॉर्मूला है याद करिए 7 + ½ pKa - pKb। अब ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए बेटा, नहीं याद रहेगा तब दिक्कत है।
ये 3.2 माइनस 3.4 यानी हम लिखेंगे 7 माइनस 0.2/2 यानी 7 माइनस 0.1 यानी 6.9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 82 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ई सेल एंड डेल जी ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव। देखिए डेल जी एक्सटेंसिव है लेकिन ई सेल जो है वो एक इंटेंसिव वेरिएबल। आपको पता है सेल के साइज से सेल के ईएमएफ को कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए जब साइज यानी मास से कोई मतलब नहीं है तो वो हमारा कैसा प्रॉपर्टीज होगा, इंटेंसिव। जबकि अलग अलग अमाउंट लें तो उसके लिए फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसलिए फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन बता चुके हैं आपको। फ्री एनर्जी फॉर्मेशन कह दीजिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी बोलिए, इंटरनल एनर्जी चेंज बोलिए, तो ये सब हमारा क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। जबकि ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो इंटेंसिव वेरिएबल है। तो मुझे सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए एक डायरेक्ट लिखा हुआ ऑप्शन में ई सेल इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वाइल द डेल जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ रहे बात को। आइए नेक्स्ट, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर। 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर पर डबल हो रहा है और हम पढ़े हैं कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए जो जितना टाइम्स हो जाता है रेट उसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है वो कितना दिया हुआ है, 2। और कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय। तो आप फार्मूला पढ़ें, डायरेक्ट फार्मूला है RF अपॉन RI इजकल टू टेम्परेचर कॉफिशिएंट टू द पावर डेल T अपॉन 10। अब आप बताइए टेम्परेचर कॉफिशिएंट 2 है और डेल T 50/10 करेंगे यानी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 5, और 2 टू द पावर 5 कितने के बराबर हो जाएगा 32। ये मेरा आंसर बन जाएगा, चेक कर लीजिए। देखिए फिर कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द गैस H2CH4 CO2 NH3 एब्जॉर्ब बाय वन ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल एट 298 केल्विन इन द। तो किसका एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसके वैन डर वाल्स कांस्टेंट A का मान बड़ा होगा। तो अब आप बताइए यहाँ पर सबसे यानी पोलर मॉलिक्यूल्स कौन है, अमोनिया। तो अमोनिया का एड्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा। और उसके बाद 3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो मुझे क्या देखना चाहिए, साइज। तो 3 है H2CH4 और CO2। CO2 का सबसे बड़ा है, फिर CH4 है, फिर H2 है। इसलिए मेरा आंसर क्या होना चाहिए, NH3 CO2 CH4 एंड H2। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बता दिया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही 4 ऑप्शन में, तो इसलिए मेरा आंसर क्या बन जाएगा, सी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टिंडल इफेक्ट। कह रहा है कौन शो करेगा टिंडल इफेक्ट। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। और कॉलॉइडल सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा होना चाहिए। और पार्टिकल्स के साइज के लिए देखिए लिख रहा है, याद करिए मिसल से कॉलॉइडल सॉल्यूशन देता है। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन पिछले टेस्ट में भी आपका आ रखा है, बता रखे हैं हम कि मिसल के लिए जरूरी है कि क्राफ्ट टेम्परेचर के हम ऊपर हों और साथ ही साथ बता रखे हैं CMC से कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप एबव द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आ जाइए, लिख रहा है कि व्हेन द सैंपल ऑफ द गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम 15 atm टू 16 atm। देखिए एक बात गौर करिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 15 to 6 लिखा हुआ है। कंप्रेस्ड होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, 15 to 6 नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉइंट गलत है। ये आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते थे आप। एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 76 सेंटीमीटर क्यूब टू 20.5 सेंटीमीटर। तो प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द बिहेवियर। तो मुझे करना क्या था कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होना चाहिए। यदि ये होता है तो इसका मतलब वो आइडियल है, नहीं है तो नॉन आइडियल है। तो यही चीज़ सेलेक्ट करना है आपको, गैस बिहेव्स नॉन आइडियली। ये बराबर नहीं होता है तो इसलिए गैस हमारा कैसा होगा, नॉन आइडियल। विथ आप कंप्रेस टू 6 भी लेंगे तो ऐसे भी आप नॉन आइडियल ही बोलेंगे, लेकिन ये टेक्निकली गलत है। कंप्रेस्ड करने का मतलब ही है कि हम उसके प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। ऑन बर्निंग द 4 ग्राम ऑफ आयरन टू फेरिक ऑक्साइड। देखिए फेरिक ऑक्साइड का मतलब हो गया Fe2O3। हमको ये 1 मोल बनाना है, बर्निंग के लिए इसका 1 मोल बनाना है, क्योंकि मुझे पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जब हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए, उसी के अपने ही एलिमेंट इन स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन से, यानी Fe और प्लस O2 लेंगे तो यानी 3/2 लेंगे, यानी 2 मोल Fe से जब बनेगा। यदि ये 2 मोल होगा तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर देखिए गौर करिए, मुझे 4 ग्राम आयरन है, तो 4 ग्राम आयरन से हीट इवॉल्व हो रहा है 29.28।
4 ग्राम से हो रहा है, जबकि मुझे यहाँ पर 2 मोल का मतलब 112 ग्राम है। तो 112 ग्राम से कितना हीट इवॉल्व होगा, यही तो मुझे निकालना है। 219.8 अपॉन 4 इंटू 112, 2 मोल इसके 2 मोल, तब ना ये 1 मोल होगा। तो इसका 2 मोल यानी 112 ग्राम। तो इसी को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो ये 819 के आसपास आएगा, यानी ये कितना होगा 819.8 किलो जूल। ये 819.8 किलो जूल, और हीट इवॉल्व हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे, 819.8 किलो जूल। ध्यान में रखिएगा बात को। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इन विच द स्पेसीज आर ट्रांसफर्ड इज डबल ऑफ देयर अर्लियर फ्लास्क, यानी पहले जो फ्लास्क है उस फ्लास्क के वॉल्यूम को डबल कर देते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क इन विच द स्पेसीज आर ट्रांसफर्ड, जिसमें हम स्पेसीज को रखते हैं उसके वॉल्यूम को डबल कर देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम पढ़े हैं कि ये केवल और केवल टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 में से किसी में अफेक्ट नहीं होगा। तो दरअसल ये है क्या, इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड। तो याद करिए डेल एन 0 होता है तो वॉल्यूम और प्रेशर का वहाँ पर कोई भी असर नहीं होता। तो जो डेल एन 0 है उसको छोड़ दीजिए, रेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन में डेल एन 0 नहीं है और थर्ड ऑप्शन में भी डेल एन 0 नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड। द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज द, कैटलिस्ट क्या करता है, एंथैल्पी को चेंज करता है, नहीं। कैटलिस्ट क्या करता है, फ्री एनर्जी को चेंज करता है, नहीं। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, यानी वो एनर्जी जिससे कोलाइड करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना देता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट बनने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को वो रिड्यूस कर देता है, और इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिप्टन ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल एट द लो टेम्परेचर। देखिए, ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिप्टन ऑन द एक्टिवेटेड चारकोल एट द लो टेम्परेचर, देखिए एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और यदि किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि डेल जी निगेटिव होना चाहिए। और अब कहता है लो टेम्परेचर पर ऐसा हो रहा है, तो आप याद करिए, आप रिवर्जेबल पढ़ चुके हैं थर्मो में कि यदि कोई भी एक्सोथर्मिक और रिवर्जेबल प्रोसेस होता है तो लो टेम्परेचर पर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एक्सोथर्मिक होना चाहिए और एंट्रोपी चेंज निगेटिव होना चाहिए। याद करिए, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का यदि एंट्रोपी चेंज निगेटिव होगा तो वो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, लेकिन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निगेटिव हो, वो रिवर्जिबल भी होता है और वो स्पॉन्टेनियस भी होता है एट द लो टेम्परेचर। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्प्शन होता है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब है डेल एच शुड बी लेस देन 0 यानी निगेटिव, और एंट्रोपी इज लेस देन 0 यानी वो भी निगेटिव। तो इसका मतलब है हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। ध्यान में रखेंगे। हम नेक्स्ट अब अगला टेस्ट होगा तब फिर डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से एक बार फिर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।